हेलो एवरीवन। और आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक जो पॉइंट होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स में देखिए आपको डीएनए और आरएनए ना, ये दोनों चीज़ें पढ़नी होती हैं। डीएनए में आपके पास टाइप्स आते हैं ए, बी एंड जेड फॉर्म, और आरएनए भी आपके पास कुछ तो जैसे एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए, फिर स्मॉल वाले आ जाते हैं, इंटरफेरेंस वाले आ जाते हैं। तो वहाँ पे एक डाइवर्सिटी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड्स की जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्लियर करनी होती हैं। अब देखो, क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लेने जा रहे हैं कि जब भी आप कोई भी न्यूक्लिक एसिड लेते हैं ना, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, है ना, सभी के अंदर क्या होता है कि एक बेसिक कंपोजिशन होता है। बेसिक कंपोजिशन का मतलब होता है कि वहाँ पे नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे शुगर होता है, और एक वहाँ पे बैकबोन जो होती है उसको बनाने के लिए फॉस्फेट होता है। तो तीन बेसिक चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट। और देखिए क्या है कि फॉस्फेट जो है ना, फॉस्फेट जैसे फॉस्फोरिक एसिड के रूप में होता है, तो ये तो कॉमन है, कॉमन इन ऑल, चाहे आप कुछ भी ले लें, है ना, कैसा भी ले लें, हर जगह पे बैकबोन के अंदर फॉस्फेट तो होगा ही होगा। अब जब शुगर की बात आती है तो शुगर में डिफरेंस होता है। शुगर में देखो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप डीएनए की बात करेंगे तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, डीऑक्सी, और वो भी आप ध्यान देंगे सेकंड पोजीशन के ऊपर डीऑक्सी कंडीशन होती है। या आप आरएनए की बात करते हैं तो वो सिंपल राइबोस शुगर होती है, राइट। इवोल्यूशन के हिसाब से अगर आपके माइंड में क्लियर किया जाए ना, तो ये है कि राइबोस शुगर जो है, यानी कि जो आरएनए वाला शुगर है, वो प्रिमिटिव है, और डीऑक्सी उससे इवोल्व हुआ है ना। और राइबोस वाले में क्या होता है कि 2 डीऑक्सी नहीं है, और डीएनए वाले में 2 डीऑक्सी होती है। तो पास पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं तो रिपल्सन कोज होता है, जो कि स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो आरएनए ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है 2 डीऑक्सी इन डीएनए। तो आरएनए इज लेस स्टेबल क्योंकि उसमें 2 डीऑक्सी कंडीशन शुगर में नहीं है। यानी कि डीएनए की स्टेबिलिटी का जो मेन फैक्टर है उसमें एक चीज़ आती है शुगर, और शुगर में भी जो राइबोस शुगर है उसकी सेकंड पोजीशन के ऊपर जो ऑक्सीजन होता है वो डिलीट है, दिस इज कॉल्ड डीऑक्सी, ठीक है। इसके बाद में मैटर आता है बेसिस का। देखो, बेसिस में हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं उसमें प्यूरिन्स होते हैं और पिरिमिडिन्स होते हैं, ओके। और एक एंगल ये भी होता है कि जब आप जो भी आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं, है ना, और जब प्रोटीन सिंथेसिस के हिसाब से हम इस पे जाते हैं तो जेनेटिक कोड यूज़ करना होता है, राइट। तो जेनेटिक कोड यूज़ करने के लिए जो मैसेज काम में आता है, हालांकि उस मैसेज में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन बनता है। बट अभी हम ये तो कह रहे हैं कि शुगर में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे डीएनए में डीऑक्सी होती है, सारे आरएनए में राइबोस होती है, फॉस्फेट में कुछ भी नहीं है। तो डिफरेंस वाली जो चीज़ होती है वो ओनली क्या होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। बेस पेयरिंग करेंगे या नहीं करेंगे, स्ट्रैंड, दो अलग अलग स्ट्रैंड आपस में बेस पेयरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, एक ही स्ट्रैंड के 2 भाग यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में वो रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है या नहीं हो सकता। यानी कि हमेशा ही एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाता है,
मान लो कि आपके पास कोई ऐसा स्ट्रैंड है, उसके ऊपर ओनली प्यूरिन ही प्यूरिन है, तो क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? नहीं करेगा। या एक के ऊपर आपके पास प्रिमिडीन ही प्रिमिडीन है, तो क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? नहीं करेगा। यानी कि ऑलवेज ए प्यूरिन बाइंड्स विद ए प्रिमिडीन विद सर्टेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जैसे कि आपने कहा कि एडेनिन है, तो एडेनिन हमेशा ही थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड करता है। सिमिलरली अगर ग्वानिन है तो वो साइटोसिन के साथ हमेशा ही, जो आप बोल रहे हैं ना हमेशा ही, तो हमेशा ही का मतलब है यूजुअल, यानी कि नॉर्मली। क्योंकि अभी अपन क्लास के अंदर नॉर्मल चीज़ों को भी देखेंगे और जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे, राइट। तो बेस पेयरिंग की जो प्रॉपर्टी है, बेस पेयरिंग की प्रॉपर्टी भी डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि बेस पेयरिंग से क्या होता है कि स्टैकिंग फोर्सेज हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो एक बेस पेयरिंग का इश्यू होता है, एक बैकबोन का इश्यू होता है, एक शुगर का इश्यू होता है। उन सारी चीज़ों से हमारा जो डीएनए है वो आरएनए से स्टेबिलिटी वाइज सुपीरियर हो जाता है ना। इवोल्यूशन वाइज तो आरएनए ही प्रिमिटिव है, बट स्टेबिलिटी वाइज डीएनए है वो एडवांस है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को डिस्कस करना होगा कि हमारे पास प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स हैं, वो क्या क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या क्या होती है, और उनके रिगार्डिंग आपको जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्लियर करने हैं, ठीक है। आप देखो एक बेसिक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि इनमें से कौन प्यूरिन है, कौन पिरिमिडिन है, तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पिरिमिडिन्स की। देखो इसमें भी एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको ध्यान देना है कि पिरिमिडिन्स और दूसरा नाम होता है प्यूरिन्स, राइट। अब अपन स्ट्रक्चर को समझेंगे, तो स्ट्रक्चर में हमेशा ही पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझते हैं। तो छोटी जो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो पिरिमिडिन्स की होते हैं, इनका नाम बड़ा होता है लेकिन रिंग इनकी बेंजीन रिंग होती है, छोटी रिंग होती है। जबकि जो प्यूरिन्स होती हैं उनकी रिंग स्ट्रक्चर इनसे बड़ी होती है, वो 9 एटम रिंग होती है, ये 6 एटम रिंग है। पिरिमिडिन जितने भी होंगे उनके अंदर 6 एटम रिंग होती है। 6 कार्बन रिंग नहीं बोलेंगे, 6 एटम रिंग होती है। एटम तो कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी एटम है, कार्बन भी एटम है, ऑक्सीजन भी एटम है, हाइड्रोजन भी एटम है, एटम कोई भी हो सकता है। लेकिन रिंग को बनाने में 6 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पिरिमिडिन में आपको ध्यान देना है, पिरिमिडिन का मतलब दिमाग में आएगा छोटे वाले, राइट। तो उनके अंदर 2 जगह पे नाइट्रोजन होता है, 1 एंड 3rd पोजीशन जो होती है वहाँ पे नाइट्रोजन एटम होता है, ओके। नंबर 1 पॉइंट कि पिरिमिडिन्स है वो बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर है, छोटी रिंग 6 एटम रिंग, लेकिन 6 कार्बन नहीं है, वहाँ पे नाइट्रोजन एटम होते हैं पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 3 के ऊपर। कंपल्सरी है, हमेशा यही पोजीशन होती है, कभी आपको भूलना नहीं है। इसके बाद में एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि जो ये जो अभी आप बता रहे हैं कि 1-3 पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन एटम है, उसके बाद में आपके पास 6 एटम में से 4 एटम बच गए हैं, 4 एटम्स, वो कार्बन है। ये ओनली रिंग की बात हो रही है, ठीक है। रिंग के बाद में जो एटम्स हैं उनके ऊपर साइड के अंदर भी ग्रुप्स हैं वो लगे रहते हैं, उसके आधार पे फिर आगे और अपन देखेंगे। तो वेरी फर्स्टली अपन बात करते हैं कि सबसे बेसिक या सबसे सिंपलेस्ट जो पिरिमिडिन है वो क्या है। तो उसमें अपने पास आता है यूरेसिल, ठीक है। अब यूरेसिल के कुछ पॉइंट्स आपको वैसे ही पता होने चाहिए, जैसे कि पहला पॉइंट ये है
कि प्रेजेंट इन RNA नॉट इन DNA। ठीक है। अब लेकिन देखो क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या आपको कभी भी DNA में यूरेसिल नहीं मिलेगा, तो आंसर मिल सकता है डीएमिनेशन से। हाँ, डीएमिनेशन से यूरेसिल बनेगा। ठीक है, यूरेसिल कैन क्रिएट। ओके, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जैसे ही डीएनए में यूरेसिल बनता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव्ड बाय डीएनए रिपेयर मशीनरी। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपको डीएनए में कभी भी ये नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन वो क्या है, वो एक प्रकार का म्यूटेशन है जो कैसे होता है, डीएमिनेशन का नतीजा होता है। तो डीएमिनेशन से यूरेसिल बन सकता है। साइटोसिन जो होता है, साइटोसिन डीएमिनेट होके क्या बनाता है, यूरेसिल बनाता है। लेकिन ये जो यूरेसिल बनता है ये हमारे रिपेयर एंजाइम इसको ढूंढ लेते हैं और इसको हटा देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये हो जाता है कि डीएनए में यूरेसिल पाया ही नहीं जाता है। इट मीन्स अगर डीएनए में यूरेसिल है तो वो एरर है, इसलिए रिकॉग्नाइज हो जाता है। अगर इसकी संरचना में भी यूरेसिल होता तो मशीन को पता ही नहीं चलता, रिपेयर मैकेनिज्म में जो एंजाइम काम करते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि यूरेसिल गलती वाला है या बिना गलती वाला है। तो स्टेबिलिटी में दो चीज़ें हैं, एक तो जो आपका यूरेसिल है वो नहीं पाया जाता है, इससे डीएनए को बहुत फायदा है। एक आपने उससे पहले बात की कि 2-डीऑक्सी कंडीशन है, उससे बहुत बड़ा फायदा होता है। तो यूरेसिल को लेकर आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि जो यूरेसिल है वो है ना, स्ट्रक्चर वाइज सिंपली देखेंगे, प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, बट डीएमिनेशन कैन कॉज यूरेसिल, बट वो हटा दिया जाता है। अगर वो नहीं हटाया जाए तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यूरेसिल बना और वो नहीं हटाया गया तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए म्यूटेशन। है ना, म्यूटेशन हम उसी को कहते हैं ना कि जब कुछ भी मिस्टेक हुई और वो नहीं सुधारी गई तो फिर उसका असर है वो डीएनए रेप्लिकेशन पे पड़ता है और नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर जो एरर्स हैं वो कोज होती हैं। तो ये तो आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। देन अपन बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर में एक तो क्या होता है कि इनके आईयूपीएसी जो नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज एक सेकेंड, इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है दिस इज 2,4 डाइहाइड्रोक्सी pyrimidine। टू फोर डाइहाइड्रोक्सी, ठीक है, या 2,4 डाइऑक्सी भी बोल सकते हैं, इसको 2,4 डाइऑक्सी pyrimidine भी बोल सकते हो। अब आप इसकी रिंग बना दीजिए ना। देखो ये भी आपको समझना होता है कि जैसे आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो सबसे पहले तो ये कि भाई देखो ये pyrimidine है तो 6 एटम रिंग होती है। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि इस रिंग में जो नंबरिंग होती है उस नंबरिंग का पैटर्न होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि नंबरिंग का पैटर्न ये है हमेशा ही। ठीक है, अब इसके बाद में फर्दर क्या ध्यान देना है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन है, बाकी सब कौन है, ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन जो है वो है ना NH फॉर्म के अंदर है, NH
NH। ठीक है, नाइट्रोजन की जो वैलेंसीज होती है ना, 3 वैलेंसी होती है, उसको आप सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसका नाम था 2,4 डाइऑक्सी। तो 2,4 डाइऑक्सी का मतलब 2 नंबर पोजीशन ये रही 2,4 डाइऑक्सी, और ऐसे आप यहाँ पे लिखेंगे 2,4 डाइऑक्सी। तो 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडिन आप यूरेसिल की स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि बेसिकली आपको स्ट्रक्चर है वो पता होनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको क्लियर करना है। ठीक है, देखो ये जो आपने लिखा है ना कि डबल बॉन्ड O, जैसे 4 नंबर पे कार्बन है ना, जैसे 4 नंबर पे आप दिखाएं तो कार्बन है और डबल बॉन्ड O ऐसे, इसको बोलते हैं अपन कीटो फॉर्म। दिस इज कीटो फॉर्म। तो सेकंड पोजीशन के ऊपर भी कीटो फॉर्म है, फोर्थ पोजीशन के ऊपर भी कीटो फॉर्म है। ठीक है, अगर इसको आप इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा दिस इज इनॉल फॉर्म। तो हमारे जो नाइट्रोजन बेसेज होते हैं वो बेसेज कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में चेंज होते हैं और इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म में चेंज होते हैं। यानी कि जो यूरेसिल है उसकी कीटो फॉर्म भी पाई जाती है और उसकी इनॉल फॉर्म भी पाई जाती है। इसको अपन बोलते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, तो टोटोमेरिज्म क्या है? कीटो टू इनॉल कन्वर्जन है, इंटरचेंज है, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम पाया जाता है। अब बात यह आती है कि कीटो फॉर्म प्रीडोमिनेंट होगा या इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगा, है ना, कौन सी फॉर्म ज़्यादा मिलेगी? वो क्या है? डिपेंड्स ऑन पीएच। जब पीएच लो होती है, लो पीएच के ऊपर क्या है, सराउंडिंग में बहुत सारे H+ होते हैं, तो आपको मिलेगी इनॉल फॉर्म। और जब पीएच हाई होती है, हाई पीएच, तो कौन सी फॉर्म मिलेगी आपको? कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। और फिर यूरेसिल के केस में क्या होता है कि यूरेसिल के केस में जो कीटो टू इनॉल कन्वर्जन है, इसमें भी फर्दर आपको और भी क्वेश्चन है वो मिल सकता है, वो भी आपको क्लियर करना है। ठीक है, उसको आप समझ लीजिए कि जैसे आप ये कहते हैं कि सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन, सेकंड एंड फोर्थ, अगर दोनों पोजीशन के ऊपर कीटो कंडीशन है, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं लैक्टेम फॉर्म। दिस इज लैक्टेम। ओके, इसके बाद में सपोज ये हो गया कि सेकंड फॉर्म है वो तो हो गई इनॉल, और फोर्थ फॉर्म है वो अभी भी क्या है? कीटो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लैक्टिम फॉर्म। और अगर ऐसा हो गया कि सेकंड फॉर्म एंड फोर्थ दोनों जगह पे क्या हो गया? इनॉल हो गया, तो इसको अपन बोलते हैं डबल लैक्टिम। मीन्स यूरेसिल के अपने पास कितने फॉर्म्स हैं? लैक्टेम, लैक्टिम, डबल लैक्टिम, है ना। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? है ना, टोटोमेरिक फॉर्म्स हैं इसके, है ना, कीटो टू इनॉल कन्वर्जन को ये रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये तो बात होगी कि सबसे बेसिक, मोस्ट बेसिक, दैट इज यूरेसिल, जिसकी स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर वाला यही है।
अब देखो जैसे आप कहते हैं ना कि सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, तो इसके साथ दूसरी चीज अपने आप ही आ जाती है, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट। लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला जो बेस है वो कौन है, यूरेसिल है। ठीक है, तो ये तो आपको स्ट्रक्चर वाइज ध्यान देना है। पहले आपको रिंग पता होनी चाहिए कि रिंग है वो 6 एटम रिंग है, और 6 एटम रिंग के अंदर फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन होती है, यस। और बाकी जगह पे आपको क्या लेना, 2,4-डीऑक्सी, डीऑक्सी नहीं, 2,4-डाईऑक्सी। ठीक है, ओके। इसके बाद में फर्दर इसके साथ आप और चीज़ें ऐड कीजिए। देन अपन नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट इज थायमिन। अब देखिए थायमिन की जो स्ट्रक्चर है, वो थायमिन की स्ट्रक्चर को आप ये भी बोल सकते हैं 5 यूरेसिल, 5 मेथिल यूरेसिल भी बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, 5 मेथिल 2,4-डाईऑक्सी। पूरा नाम इसका हो जाएगा 5 मेथिल 2,4-डाईऑक्सी पिरिमिडिन। ठीक है, सिमिलरली आप इसकी रिंग बना सकते हो, रिंग वैसे ही बना दीजिए आप 5 पोजीशन पे। यस, ठीक है। यहाँ पे आप सेम वही है, फर्स्ट एंड थर्ड नाइट्रोजन आपको दिखाना है। अब देखो 2,4-डाईऑक्सी तो है इसमें पहले से ही, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन के ऊपर मेथिल और लगेगा, दिस इज मेथिल। तो यूरेसिल और थायमिन में केवल फिफ्थ पोजीशन के ऊपर मिथाइलेशन का अंतर है ना। ये ओनली मिथाइलेशन के बाद में ना कि आप यूरेसिल जो है, यूरेसिल का अगर आप मिथाइलेशन करें तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो थायमिन है, राइट। तो बेसिकली आपको यूरेसिल पता होना चाहिए, और फिर थायमिन में क्या है, 5 मेथिल डेरिवेटिव हो जाएगा, कि 5 मेथिल डेरिवेटिव के रूप में आप इसको क्लियर कर लेंगे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट इज साइटोसिन। नेक्स्ट जो पिरिमिडिन है वो आपके पास है साइटोसिन। अब देखो साइटोसिन का आईयूपीएसी नाम होता है 4 अमीनो 2-ऑक्सी पिरिमिडिन। ठीक है, तो अब आप इसको वैसे ही बना दीजिए, फोर्थ पोजीशन के ऊपर अमीनो है एंड 2-ऑक्सी। अब इससे यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। देखो अभी आप यहाँ पे देखिए, दिस इज द फोर्थ पोजीशन अमीनो, दिस इज अमीनो ग्रुप। जैसे आप अभी टोटोमेरिज्म अप्लाई कर रहे थे, वो टोटोमेरिज्म यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी अगर आप इसको चेंज करेंगे, है ना। इसको अगर आप चेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो फॉर्म बनेगी, दिस इज इमीनो। तो देखो बाकी आपको क्या मिल रहा था, इनॉल, है ना। ये कीटो नहीं है, ये अमीनो फॉर्म है। अमीनो फॉर्म इमीनो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे क्या होता है कि जब आप नाइट्रोजन बेसेज पढ़ते हैं तो उसमें प्रोलीन आता है,
तो प्रोलिन के अंदर जो अमीनो ग्रुप होता है वो इमीनो फॉर्म में कन्वर्ट हो रखा होता है। तो ये भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे साइटोसिन में क्या है कि आपको इनोल नहीं इमीनो फॉर्म मिलेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद में फर्दर इसकी जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि अगर हम इसका डीएमिनेशन करें, डीएमिनेशन जो कि स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप होता है, ठीक है। और जैसे ही इसका स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन हो जाएगा तो उससे बनता है यूरेसिल, क्योंकि इसमें क्या है कि अमीनो ग्रुप निकल जाएगा और ओ ग्रुप CO ग्रुप और वापस वही बन जाएगा 2,4 डाईऑक्सी वाला। तो साइटोसिन के डीएमिनेशन से यूरेसिल बनता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। लैक्टेम, डबल लैक्टेम, लैक्टिन ये भी पूछा जाता है, कीटोइनोल भी पूछा जाता है, टोटोमेरिज्म भी पूछा जाता है, इमिनो भी पूछा जाता है। यानी कि अभी तक आप जो जो देख रहे हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्दर और आप ऐड कर दीजिए ताकि कंपटीशन एग्जाम वाइज आपकी ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। एंजाइम का नाम आता है यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। देखो जो भी ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ेंगे। ये क्या करते हैं, ब्रेक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की पोजीशन होती है नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में, है ना। प्यूरिन, पिरिमिडिन, कोई सा भी नाइट्रोजन बेस हो वो शुगर से जुड़ता है और बाद में वो फॉस्फेट से जुड़ते हैं। जब शुगर के साथ जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है और जब फॉस्फेट भी जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और उसको तोड़ने वाला एंजाइम क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। और ये कौन सा है, यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये काम करता है वर्क ड्यूरिंग रिपेयर। यानी कि जैसे ही डीएनए के अंदर थायमिन था उससे बना यूरेसिल। अब इस यूरेसिल को वापस थायमिन नहीं बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि इसको सुधारने का मतलब ये होता है, इसको सुधारने का मतलब ये नहीं होता है। इसका क्या मतलब होता है कि यूरेसिल को यहाँ से कट करके रिमूव किया जाएगा। तो यूरेसिल को काटने के लिए यूरेसिल जहाँ से जुड़ा हुआ है शुगर से वो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो एंजाइम कौन सा आता है, यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। तो वो जैसे ही मिसमैच बनता है, क्योंकि ये मिसमैच है, ये गलत है, और इसको काट के निकाला जाता है। तो एंजाइम कौन सा है, यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्यूरिन्स है उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। और देखो प्यूरिन की स्ट्रक्चर में आपको ये समझना है कि जैसे प्यूरिन का जो रिंग है वो 9 एटम रिंग होता है। और आपको केवल नाइट्रोजन एटम ध्यान देना है कि नाइट्रोजन एटम, क्योंकि बाकी तो कार्बन होता है, ठीक है। वहाँ पे थे 1 3, यहाँ पे आएंगे आपके पास 1 3 7 एंड 9 पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन एटम होता है। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 7 9 आपको ध्यान देना है कि 1 3 सभी में होता है, 7 9 इनमें एक्स्ट्रा होता है। रिंग जो है वो 9 एटम रिंग होती है। इस 9 एटम रिंग को अपन इमिडाजोल रिंग बोलते हैं।
इमिडाजोल रिंग। तो जितने भी आपके प्यूरिन्स होंगे उनमें इमिडाजोल रिंग होती है, सॉरी प्यूरिन्स के अंदर, पिरिमिडिन्स जो हैं उनके अंदर सिंपल 6 एटम बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि हमारे जो प्यूरिन के अंदर पहला अपन लेते हैं एडेनिन। ठीक है, इसका जैसे आईपीसी नाम आप ले सकते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। ठीक है, अब 6 अमीनो प्यूरिन है तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको रिंग वाला मैटर समझना है कि रिंग कैसे होती है। ठीक है, ये पहले आप 6 एटम रिंग बनाइए। इसके बाद में 4 एटम रिंग इसमें आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, नंबरिंग कैसे होती है, नंबरिंग का आपको ध्यान देना है कि नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ऐसे। ओके, नाइट्रोजन एटम दिखा दीजिए 1 3 7 और 9। ठीक है, 1 3 7 9 के ऊपर। और अब इसका नाम था 6 अमीनो, तो यहाँ पे है NH2। दिस इज 6 अमीनो प्यूरिन, राइट। और एक चीज़ आप यहाँ पे और नोट करना कि जो हमारे प्यूरिन्स होंगे ना, उनका नाइट्रोजन एटम नंबर 9, एटम 9 नाइट्रोजन बाइंड्स विथ शुगर। ठीक है, और जो पिरिमिडिन्स होंगे उनमें होगा एटम नंबर फर्स्ट नाइट्रोजन बाइंड्स विथ शुगर। और शुगर का हमेशा ही है ना, जो शुगर होता है ना उसका होता है कार्बन 1। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किन के बीच में बनता है, पिरिमिडिन लेंगे तो एटम नंबर फर्स्ट और कार्बन, और इधर एटम नंबर 9, लेकिन होगा नाइट्रोजन में। ठीक है, तो एडेनिन का मतलब 6 अमीनो प्यूरिन है। इसके साथ में भी आपको वही चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे ये हो गया इसका अमीनो फॉर्म, और आप इससे क्या बना सकते हो, दैट विल बी इमीनो फॉर्म, क्योंकि इसमें कीटो फॉर्म नहीं बनेगा, है ना, कीटो इनॉल कन्वर्जन नहीं हो सकता, है ना। और फिर वो ये कि जो आपके अमीनो फॉर्म्स हैं ये कॉमन फॉर्म है, और ये इसकी लेस कॉमन फॉर्म है। ठीक है, थोड़ा सा और भी ध्यान दे सकते हैं कि जो इम्यूनो फॉर्म है, लेस कॉमन फॉर्म, वो क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ साइटोसिन। वैसे एडेनिन थायमिन से बाइंड करता है, तो थायमिन से बाइंड करेगा ये अमीनो फॉर्म बाइंड्स विथ थायमिन। ओके, तो लेस कॉमन फॉर्म इम्यूनो फॉर्म वो साइटोसिन से अनयूजुअल बेस पेयरिंग है, नॉन वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग। तो वॉटसन क्रिक के अलावा बेस पेयरिंग होती है ना, वो नॉन वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग कहलाती है, नॉन वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग।
लेकिन कौन करेगा? इम्यूनोफॉर्म करता है, अमीनोफॉर्म नहीं करता। अमीनोफॉर्म तो वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग करता है, और वो अपना यूजुअल किससे करेगा? थायमिन से ही करेगा। ठीक है, तो एडेनिन, एडेनिन को लेके आपने चीज़ समझी। अब एडेनिन को लेके फर्दर और पॉइंट्स हैं, वो भी आपको क्लियर करने हैं, है ना। ये भी जैसे कि इनिशियली नॉन एज, हालांकि अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन इनिशियली नॉन एज विटामिन B4 की शुरुआत में जब इसकी खोज हुई थी तो इसको विटामिन B4 के नाम से जाना गया था, लेकिन ये ट्रू विटामिन है वो नहीं है। ठीक है, अब फर्दर इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, वो भी आपको ध्यान देने हैं। उनसे भी क्या है कि कई बार क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं एडेनिन को लेके, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। देखो, जो एडिनोसिन होता है, एडिनोसिन का मतलब हो गया एडेनिन प्लस शुगर, तो ये हो गया एडिनोसिन, है ना। ये काम आता है यूजेज इसके, है ना। इसके क्या क्या यूजेज है, ये क्या क्या अलग से आपको फिजियोलॉजी के हिसाब से पता होना चाहिए। एक तो क्या है कि ये ऑटोक्वाइड की तरह काम करता है, ऑटोक्वाइड हार्मोन। ऑटोक्वाइड हार्मोन अपन बोलते हैं लोकल हार्मोन को, जिनका फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो नियर बाई होता है, जहाँ पे बनते हैं उसके आसपास की सेल्स को ही प्रभावित करते हैं, उनको अपन ऑटोक्वाइड हार्मोन बोलते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है कि इसके रोल क्या क्या आते हैं ना फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, आपको ध्यान देना है कि ब्लड वेसल डायलेशन, ब्लड वेसल डायलेशन कोज करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है। ठीक है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूरोनल डिस्चार्ज में काम आता है, न्यूरोनल डिस्चार्ज उसको प्रमोट करता है, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में काम आता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, और मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, इनमें इसके रोल हैं कि यहाँ पे काम आता है। ठीक है, और फिर आप साइड में यहीं पे ऐड कर लीजिए कि जब एक्सरसाइज रेगुलर जहाँ भी आता है उसका मतलब ये होता है कि आप मसल्स को लगातार काम में ले रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो उस समय पे सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं, सेल्स रिलीज एडिनोसिन। तो जैसे ही हम ज़्यादा काम करते हैं तो या जो मसल ज़्यादा काम कर रही है वो एडिनोसिन रिलीज करेंगे। अभी आपने कहा कि वो क्या ऑटोकोइड है, तो आसपास की एरिया पे काम करेगा, क्या करेगा? ज़्यादा ब्लड की सप्लाई को मेंटेन करवाएगा। ठीक है ना, स्मूथ मसल सेल्स उनको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, न्यूरोनल डिस्चार्ज ये सब कराएगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, क्योंकि फैट को मेटाबोलाइज करने पे आपको एसिटिल कोएंजाइम बनते हैं, एनर्जी बनवाएगा। तो ये सारे काम वो करता है। ऐसे ही आप इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग जो रोल है वो ध्यान देंगे, वो है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट रेगुलेशन, और हार्ट बीट रेगुलेशन का मतलब जो हार्ट बीट रेट बढ़ी हुई होती है ना उसको कंट्रोल करने के लिए, दिस इज सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, जो आपका
सुप्रा है ना, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया होता है। जैसे नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो तो अपनी होती है, दिस इज 60 to 100 पर मिनट, और सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया के अंदर ये हो जाती है 150 से 200 तक पर मिनट। तो जिस समय पे हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, यानी कि सुप्रा वेंट्रिकुलर, जैसे अचानक से कुछ भी घटनाएं होती हैं तो हमारा हार्ट बहुत तेज़ी से बीटिंग करने लग जाता है, तो उस समय पे भी ये हार्मोन है, ऑटोकॉइड हार्मोन की तरह काम करता है। तो ये हार्ट बीट रेगुलेशन में भी काम आता है, लेकिन काम में क्या आता है, एडेनोसिन काम में आता है, एडेनिन काम में नहीं आता है, एडेनोसिन काम में आता है, और हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करता है। ऐसे आप इसमें और ऐड कर सकते हैं स्लीप रेगुलेशन, यानी कि जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो थकान हो जाती है और फिर अपने आप नींद आती है, तो स्लीप को रेगुलेट करने का काम भी एडिनोसिन करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एडिनोसिन। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि जो अपन चाय कॉफ़ी ये सब लेते हैं उन सब के अंदर कैफीन होता है ना, कैफीन। तो कैफीन क्या करता है कि कैफीन इसके अगेंस्ट काम करता है, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक न्यूरोट्रांसमिशन, रिलेटेड टू एडेनोसिन। कि एडेनोसिन की वजह से जो न्यूरोट्रांसमिशन रिलीज होते हैं, जो सिग्नल्स क्रिएट होते हैं, कैफीन उसको बंद कर देते हैं। यानी कि बॉडी थक जाती है, मसल थकी हुई है, वो एडेनोसिन बना भी रही है, लेकिन ब्रेन को उसको पता नहीं लगने देता है। यानी कि एडेनोसिन ब्रेन के साथ जो मैसेज कम्युनिकेट करता है ना, उसको कैफीन रोक देता है। तो जब भी हम सुस्त होते हैं, उदासी होती है, सुस्ती होती है, तो ये इसीलिए ना कि वो हमारा क्या करता है कि जो ऑटोकॉइड हार्मोन के फंक्शन है उसको बंद कर देता है, और टेम्परेरी हमें क्या होता है, अवेकनेस आ जाती है ना। तो ये कुछ इसके वो हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं कि एडेनोसिन से ज़्यादा कुछ पॉइंट्स हैं वो बनते हैं, तो एडेनोसिन को आप ऐसे क्लियर कर लेंगे। कुछ और फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं कि एज ए हार्मोन ऑटोकॉइड हार्मोन काम करता है। ओके, नेक्स्ट अपने पास है ग्वानिन, जो कि मॉलिक्यूलर वेट वाइज सबसे भारी है, हेवीएस्ट बेस है वो ग्वानिन है। आईपीएसी नॉमेनक्लेचर वाइज देखेंगे तो दिस इज 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक है, आप इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्ट्रक्चर क्या है कि आपको बना के देखनी है, तो फिर क्या है कि आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो थोड़ी सी आपके लिए क्या है कि ईजी हो जाएगा, आप बार बार बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको दिखा दीजिए, दिस इज 2 अमीनो, दिस इज 2 अमीनो एंड 6 ऑक्सी। ठीक है, तो ये इसका कीटो फॉर्म हो गया, तो आप इसका इनोल बना सकते हो, है ना। अगर आप इसका इनोल बनाओगे ठीक है, और इनोल फॉर्म OH हो जाएगा, है ना। 6 पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, OH, राइट। और ये क्या करता है, बेस पेयर करता है, नॉन वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग विथ यूरेसिल। तो अनयूजुअल बेस पेयरिंग, क्योंकि ग्वानिन है वो कीटो फॉर्म के अंदर क्या करता है, यूजुअल बेस पेयरिंग विथ साइटोसिन, यानी कि दिस वन। तो नॉर्मल फॉर्म कीटो फॉर्म है, अनयूजुअल फॉर्म इनोल फॉर्म है। करती क्या है,
नॉन वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग विद यूरेसिल कोस्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद में ग्वानिन के कुछ और पॉइंट्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। एक तो जैसे आपने हेवीएस्ट बेस के बारे में बात कर ली, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं कि ट्रिप्लेक्स ट्रिप्लेक्स डीएनए, जहाँ पे 3 हेलिक्स एक साथ आती हैं या 4 हेलिक्स एक साथ आते हैं, क्वाड्राप्लेक्स डीएनए, है ना। और जहाँ पे लूप है वो वापस डबल हेलिक्स में आके, है ना, एक लूप विथ सिंगल स्ट्रैंड टेल, जैसे आप क्रोमोसोम के किनारे दिखाते हैं, तो क्रोमोसोम के किनारे दिखाते हैं, उसमें क्या है कि ओवरहैंग होता है, ये ओवरहैंग घूम के वापस इसी में लग जाता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो ट्रिपल हेलिक्स वाली है, HDNA जिसको बोलते हैं। तो ट्रिपल हेलिक्स बन रही हो, क्वाड्राप्लेक्स बन रहा हो, या HDNA TDNA ये लूप बन रहे हो, इन सब के अंदर गुआनिन होता है। यानी कि एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है इसके पास। जैसे आप डुप्लेक्स लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड में तो क्या है कि गुआनिन साइटोसिन से करता ही है बेस पेयरिंग, ये तो डबल स्टैंडर्ड की बात हो गई। लेकिन 3 स्ट्रैंड गुआनिन के आपस में जुड़ सकते हैं, 4 स्ट्रैंड जुड़ सकते हैं, तो ट्रिपल हेलिक्स, क्वाड्रा हेलिक्स, ये सब गुआनिन से बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि गुआनिन के पास नॉन वॉटसन क्रिक वाली एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटीज हैं, वो होती हैं। तो अभी आप ऐसे जो आपके प्यूरिन और पिरिमिडिन स्ट्रक्चर वो आपने क्लियर किया है, ठीक है। शुगर के साथ में बॉन्डिंग भी आपने समझी है। नेक्स्ट अपन जैसे शुगर को समझेंगे, है ना, राइबोस और डिऑक्सी राइबोस दोनों के अंतर समझ लेंगे। फिर उसके बाद में फॉस्फेट जोड़ेंगे और फिर बैकबोन बनाएंगे। फिर बैकबोन से क्या क्या कनेक्ट होता है वो समझेंगे, है ना। स्टेबिलिटी, रिपल्सन, है ना, आयनिक स्ट्रेंथ कैसे प्रभावित करती है। तो जैसे अपन बैकबोन बना देंगे ना, उसके बाद में फिर हम डीएनए स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं, है ना, जीसी कंटेंट से समझ सकते हैं, है ना, आयनिक स्ट्रेंथ से समझ सकते हैं। और फिर कुछ बहुत स्पेशल प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाई पीएच हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, उनकी लाइफ को समझेंगे। और उससे पहले अपन को बेस पेयरिंग पे जाएंगे, तो हमें 4 ग्राफ के रूल ये सब पढ़ने हैं, वो क्लियर करेंगे।